देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात उत्तराखंड की करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज भोपाल दौरे पर हैं। क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम धामी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक में सीएम धामी के साथ प्रदेश के कुछ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी का आज भोपाल दौरा है और आज वो एक बैठक में मौजूद रहेंगे जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आज मध्य प्रदेश में मौजूद रहेंगे और यहां पर मध्य परिषद की बैठक होगी। क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश की कुछ चीजों को लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है क्योंकि यहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में प्रदेश में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर और साथ ही कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अभी विचार विमर्श होना है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे पुष्कर सिंह धामी अमित शाह से। तो आज भोपाल दौरे पर हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर वो एक बैठक में शामिल होंगे। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, क्या जानकारी मिल रही है पुष्कर सिंह धामी के आज के इस बैठक को लेकर जो भोपाल में होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए भोपाल में जिस तरह से क्षेत्रीय परिषद की बैठक चल रही है और अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। देश के कई मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो आतंक निरोधक दस्ते को लेकर इसमें एक बड़ी बात इसमें हो सकती है, बड़ा इसमें मंथन किया जा रहा है। तो वहीं देश की सुरक्षा को लेकर भी और आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी इसमें मंथन किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड से भी 3 से 4 सचिव IAS अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं जो प्रयोग कार्यशाला में और सेमिनार में हिस्सा लेंगे। जी, करीब कितने बजे रवाना होंगे उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी? जी बिल्कुल, देखिए कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से रवाना हो गए थे। हालांकि आज इस बैठक का आयोजन होना है। यह बैठक आज मध्य प्रदेश में होने वाली, भोपाल में होने वाली है। जी चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ हितेश। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबर देहरादून से है जहां एक और SDRF प्रदेश भर में रेस्क्यू ऑपरेशन से सैकड़ों की संख्या में लोगों को रेस्क्यू कर रही है। तो वहीं अब टीम ने आपदाग्रस्त क्षेत्र में राशन पहुंचाकर मदद के लिए भी कदम बढ़ा दिए हैं। बता दें कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहाँ पुल टूट गए हैं तो कहीं मलबे से मार्ग अवरुद्ध है। ऐसे में SDRF ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पीड़ितों की मदद के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर राशन पहुंचाया। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल रविंद्र पटवाल के तरफ से भी कहा जा रहा है कि तमाम जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर टिहरी के गाँव में जिप लाइन और रोप स्ट्रेचर से राशन पहुँचाया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां SDRF की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है और रोप के जरिए राशन पहुंचाया जा रहा है। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में और ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक अभी कोई राहत नहीं है, लेकिन SDRF की टीम लगातार मौजूद है और लगातार मदद कर रही है। SDRF की टीम अभी मौजूदा समय में व्यवस्थाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में जिस तरह से ये मालदेवता में बादल फटने का मामला सामने आया तो वहीं कई परिवार भी इससे हताहत हुए हैं। कई जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, वो भी इस मलबे में दबकर मर गए हैं। तो कहीं जिस तरह से सेवा भाव के साथ में कई ऐसे संगठन हैं जो राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं, तो वहीं NDRF और SDRF की टीम भी सेवा भाव के माध्यम से अब बिल्कुल खुलकर सामने आ रही है। अगर हंस फाउंडेशन की बात करें तो हंस फाउंडेशन के जो कर्मचारी हैं वो लगातार वहाँ पर राहत बचाव के लिए लगे हुए हैं। जो खाद्य सामग्री है वो भी वहाँ पर लगातार पिछले 24 घंटे से पहुँचाई जा रही है। और ऐसे में जो भोले जी महाराज है, जो उनकी धर्मपत्नी हैं, वो भी लगातार वहाँ पर राहत बचाव कार्य के लिए जो भी सेवा भाव के माध्यम से उनके वहाँ से भेजा जा रहा है, वो भी टिहरी में जहाँ पर बादल फटा है वहाँ पर लगातार राहत बचाव कार्य के लिए अपनी गाड़ियों के माध्यम से वहाँ पर राशन भेजने का कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए क्योंकि कई किलोमीटर पैदल चलकर जो SDRF के टीमें हैं वो राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं लोगों तक, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यहाँ पर पर्याप्त लोग हैं मदद पहुंचाने के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए जब इस तरह की आपदाएं प्रदेश के अंदर आती है तो देश ही नहीं प्रदेश सहित देश के कई ऐसे संगठन हैं, जो चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार खाद्य सामग्री वहाँ पर पिछले 24 घंटे में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लगातार वहाँ पर जितने भी जो आपदा से ग्रस्त लोग हुए उनके परिवारों तक वहाँ पर भोजन पहुँचाने का काम वहाँ पर पिछले 24 घंटे से सुचारू रूप से जारी है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हितेश। तो वहीं यूके SSSC पेपर लीक भर्ती मामले में अभी तक एसटीएफ ने 21 गिरफ्तारियां कर ली हैं, लेकिन अभी भी एसटीएफ के हाथ पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड तक जो है नहीं पहुंच पाए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट की सिटिंग जज से मामले की जांच करने की मांग की है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि सिटिंग जज अगर मामले की जांच करती है तो किसी भी प्रकार से जांच में दबाव की स्थिति न बने। वहीं उन्होंने 2016 के प्रकरण पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि अभी तक भर्ती प्रक्रिया के इस पूरे मामले में एसटीएफ ने कुल 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी लगातार एसटीएफ की जांच जारी है। हम चाहते हैं कि इसमें हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, ताकि किसी सरकार का कोई दबाव ना हो और कोई ऐसी एजेंसी ना आ जाए जिस पे सरकारी नियंत्रण दूसरे तरीके का। जज के द्वारा अगर किसी सिटिंग जज से अगर ये जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और हम चाहते हैं कि जो 2016 में भी एक प्रकरण उठा था, जब हमारे जो चयन आयोग था उसके 2 मेंबर्स ने इस्तीफ़ा दिया था अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कि भर्ती में घोटाला हुआ है, और उसमें तात्कालिक संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत जी ने हाउस में ये कहा था कि हम मानते हैं, सरकार मानती है कि कॉपीज़ के साथ टैंपरिंग हुई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन दुर्भाग्य से 2017 से आज तक वो उनकी मृत्यु के बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहाँ से जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, क्योंकि जो हाकम सिंह पकड़ा गया है ये पहले भी फॉरेस्ट भर्ती घोटाले में इसके ऊपर एफआईआर हुई थी, और उसके बावजूद भी मंत्री, अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी ने उससे संबंध बरकरार रखा। ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए और तभी जाके हम बड़ी मछलियों को पकड़ सकते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए पेपर लीक मामले में लगातार पुलिस की नजर बनी हुई है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि अब तक इसके मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा जा सका है, जिससे खतरा बढ़ सकता है। अभी इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, कितनी टीमें बनाई गई हैं इसमें, और कब से ये शुरू हुआ, विस्तार से इस पूरे मामले पर जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए यूके SSSC का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ इसमें जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं। खाकी से लेकर खादी तक अपर सचिव, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अंतिम व्यक्ति नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाएगी, तब तक एसटीएफ इसमें जाँच करती रहेगी। और बड़ा सवाल यह है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमले कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं सिटिंग जज से जांच कराने की बात कर रही है। हालांकि जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने एसटीएफ पर भरोसा जताया हुआ है, क्योंकि एसटीएफ इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अगस्त को एसटीएफ के एसएसपी अजय कुमार सिंह को सम्मानित भी किया था। हालांकि अभी और इसमें 1-2 बड़ी कार्रवाई आज और कल हमें देखने को मिल सकती है। जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ हितेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रतिभाग किया है। वहीं इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आजादी में बहुत से ऐसे लोगों ने योगदान दिया है जिनको हम जानते भी नहीं है, ऐसे में उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि हमारे जाने अनजाने शहीद कौन है, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश में पहली बार ऐसा महोत्सव मनाया गया, जिसके चलते प्रत्येक घर पर तिरंगा लगाया गया। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिस प्रकार से यहाँ प्रदर्शनी लगा के एक पूरे देश के लोगों को जानकारी देने का काम किया गया है। आप देखिए कि देश को आज़ाद करने में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम कई बार नहीं भी जानते हैं, उनको जानकारी देने का काम इस प्रदर्शनी के माध्यम से हो रहा है। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, कि जिन्होंने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से अभी 13, 14, 15 तारीख में हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान पूरे देशवासियों से किया, और देशवासियों ने उन्हें
हाथों हाथ लिया। और आप देखिए आज लोगों के अंदर देशभक्ति भावना बढ़ी है, और इस प्रकार के आयोजन भी उसी प्रकार का एक हिस्सा हो सकते हैं कि आप देखिए जब लोग यहाँ पे, मेरे प्यारे प्यारे नौनिहाल बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे बहुत से लोगों को उनको जानकारियाँ मिल रही हैं। मेरे उत्तराखंड के बहुत से उसमें लोग हैं। अब उन लोगों की यदि जब जानकारियाँ मिलती तो आने वाले टाइम पे कुछ लोगों का इसमें योगदान रहा, ऐसा नहीं है, लाखों लोगों का योगदान रहा है, तभी हमारा देश आज़ाद हुआ है। पुर्तगालियों से हमारा, यूरोपियों से हमारा मुकाबला रहा है। ये सारी बातों का इसमें जानकारी एक छोटे से प्रयास के माध्यम से दी गई है। मैं सूचना विभाग का भी धन्यवाद कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से इसका आने वाली पीढ़ी को, आने वाले हमारे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा, और हमारे जैसे लोगों को भी लाभ मिलेगा जिनको बहुत सारी जानकारी का अभाव कई बार रहता भी है। और इस बीच हरिद्वार से खबर, जहां आपको बता दें कि बरसात के मौसम में सावधान रहने की बात की जा रही है। जहरीले सांपों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। वन विभाग की टीम ने किंग कोबरा पकड़ा है। आपको बता दें कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी कोबरा निकला है। दोनों सांपों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। लोगों ने राहत की सांस ली है। आखिरकार वन विभाग की टीम ने किंग कोबरा पकड़ा है, और ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी कोबरा निकला है। दोनों कोबरा को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि लोगों ने राहत की सांस अब इस पूरे मामले में ली है, क्योंकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। संजय पुंडेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए देहरादून में एक तो प्राकृतिक आपदा, हालांकि इसको रोका नहीं जा सकता, इससे बचा जरूर जा सकता है, लेकिन अब जहरीले सांपों को लेकर भी लोगों के अंदर दहशत है। क्या जानकारी है आपके पास? वन विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए अंशिका, लगातार ही बरसात के मौसम में जो जंगली जानवर है वो रिहायशी क्षेत्र का रुख कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो दहशत में जी रहे हैं। कहा जा सकता है कि जहां उत्तराखंड में आफत की बारिश हो रही है, तो वहीं अब रिहायशी क्षेत्र में लगातार जंगली जानवर रुख कर रहे हैं, जिसे रोकने में लगातार वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। बीते दिनों भी हमने देखा है कि लगातार जो गुलदार हैं वो लगातार आबादी क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां कई गुलदार लोगों को अपना निवाला भी बना चुके हैं। हालांकि तमाम जो वन विभाग है वो तमाम वादे करता है, लेकिन वादे धरातल पर नहीं दिखाई देते हैं। तो कहा जा सकता है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे शाम ढलती है तो जो जानवर है वो रिहायशी क्षेत्र का रुख कर लेते। तो कहा जा सकता है अब ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां पर एक बड़ा किंग कोबरा रिहायशी क्षेत्र में जा घुसा, जिसको लेकर तमाम लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग की टीम ने मौके पर आकर इसको पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया। अंशिका, ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि पहले तो बारिश की मार उत्तराखंड में, और अब जहरीले सांप। आगे बढ़ेंगे खबर देहरादून से, जहां राजपूत करनी सेना का गठन उत्तराखंड प्रदेश में किया गया। बता दें कि सभी प्रदेश के पदाधिकारी ने सदस्यता ग्रहण कर शपथ भी ली है। राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजपूत करनी सेना का हर सदस्य समाज के हर वर्ग के हमेशा साथ खड़ा रहेगा और किसी भी प्रकार का अन्याय किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। बता दें कि अधिकारियों ने समाज के सभी लोग को हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है। खबर देहरादून से है, जहां एक और उत्तराखंड कोरोना की मार झेल रहा है, तो वहीं अब डेंगू के डंक ने उत्तराखंड के लोगों की धड़कनें तेज कर दी हैं। बता दें कि देहरादून सहित कई जिलों में डेंगू अपने पैर पसारने लगा है। प्रदेश में अभी तक 12 मामले डेंगू के निकलकर सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले ऋषिकेश के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि क्षेत्र में समय समय पर अभियान चलाकर डेंगू के लार्वे को खत्म किया जाए। इसके साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि डेंगू का मच्छर गंदे और ठहरे हुए पानी में पनपता है, तो ये सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारे यहाँ पे चूँकि बरसात के बाद लगभग ये समस्या हमारे सामने आती है, और बहुत पहले मैंने मीटिंग करके इनसे कहा था कि हमारे यहाँ कहीं जो डेंगू का जो लावा है वो हमेशा साफ पानी में पनपता है। एक आह्वान हम सबके आपके माध्यम से सबसे कर रहा हूँ कि पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, जिससे डेंगू का लार्वा उत्पन्न ना हो। और मेरा फिर से, मैं जैसे मैंने कहा कि अधिकारी से मेरी बातचीत हुई थी,
फिर से हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे। और वैसे भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसमें जहाँ अधिकारी, जहाँ सरकार प्रयासरत है, वहाँ जनता का इसमें ज़्यादा योगदान की आवश्यकता है। क्योंकि जनता और जो लोग हैं वो यदि इसमें अपना योगदान नहीं देंगे तो ये लार्वा उत्पन्न होता रहेगा, इसमें कोई लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। इसको मारना है तो हमें सबका सहयोग चाहिए। सब लोग इसमें अपने घरों के आगे गमलों में, टायर पे, हमारे यहाँ कूलर में, या जहाँ भी जल जमाव कहीं होता है तो उसको हटाना चाहिए। तो डेंगू कई जगहों पर और कई जिलों में अपने पैर पसारने लगा है। डेंगू के डंक से अब लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं, लोग दहशत में हैं। हितेश त्यागी फोन लाइन पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए अब डेंगू ने सबको डरा कर रखा है। देहरादून में अगर हम बात करें तो ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि हम तो जागरूकता अभियान चला ही रहे हैं, लेकिन ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इस चीज को समझे, पानी कहीं पर भी इकट्ठा ना होने दे। कैसे जागरूक किया जा रहा है लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश के अंदर डेंगू अपना कहर बरपा रहा है तो वही स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जिस तरह से ऋषिकेश में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंताजनक है, तो वही राजधानी देहरादून में भी स्वास्थ्य विभाग लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहा है और आम जन को अभियान चलाने की भी जरूरत है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बरसात का मौसम है, छतों पर पानी जमा हो जाता है तो उस पानी को खाली करने की सलाह यहाँ पर शासन आम जन को दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी सचेत रहने की जरूरत है, आम जनता को भी सरकार का और प्रशासन का सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से जो डेंगू के जो मामले वो लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं चिंताजनक है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी की तरफ से एक बैठक की गई। बैठक में अच्छे तरीके से दशहरा महोत्सव मनाने को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान दशहरा कमेटी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद दशहरा कमेटी के प्रधान संतोष नागपाल ने बताया कि बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण दशहरा महोत्सव नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार दशहरा कमेटी की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी ने सरकार से परेड ग्राउंड में दशहरा महोत्सव मनाए जाने की मांग की है ताकि इस महोत्सव को भव्य रूप दिया जा सके। दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी हर साल की तरह इस साल भी 75वां दशहरा बड़े धूमधाम से मनाने का विचार हुआ आज इस मीटिंग में। और पिछले 12 वर्षों से हमारे सेठ लक्ष्मण दास बिरमानी, जिन्होंने मुझे पकड़ी दी थी दशहरे का प्रधान की, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके पुत्र श्री हरीश बिरमानी जी द्वारा मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और 12वीं बार लगातार मेरे को प्रधान बनाया गया है। और हर बार की तरह इस बार भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाने की चर्चा हुई है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण हम दशहरा पर्व नहीं मना सके और इस बार उन 2 साल की कसर भी पूरी करेंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद होने से सब ठीक ठाक से हो तो इस बार भी दशहरा हमारा धूमधाम से मनाया जाएगा परेड ग्राउंड में। धर्मनगरी हरिद्वार में अब स्कूली बच्चे भी चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखेंगे। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने 4 पब्लिक स्कूलों के 33 छात्र छात्राओं को यातायात प्रबंधन की ट्रेनिंग दी है। इसके बाद छुट्टी के दिनों में बच्चे ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में बच्चे ट्रेनिंग में काफी रुचि लेते दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से छात्रों को 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है और अब उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस शुरुआत से न सिर्फ पुलिस को सहयोग मिलेगा बल्कि छात्रों के अंदर भी ट्रैफिक कंट्रोल की समझ पैदा होगी। सिविडेल स्कूल, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, हरिहरानंद स्कूल और ये डीएवी पब्लिक स्कूल के 4 स्कूलों के टोटल 33 छात्र छात्राओं को जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया, 2 दिवसीय है। इसके बाद इनको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ग्राउंड पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके पश्चात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के समाप्त होने के पश्चात इनको जो है जहाँ पे हमारे जनपद हरिद्वार शहर की व्यस्तम चौराहे हैं वहाँ पे इनको जो है ड्यूटी में ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी में इनको लगाया जाएगा और इनका काम रहेगा पुलिस के साथ पब्लिक अवेयरनेस करना और ट्रैफिक जो है रेगुलेट करना, इस तरह के कार्य करेंगे। ट्रैफिक वॉलंटियर कोर्स है, पूर्णतः ट्रैफिक वॉलंटियर है। जितने भी बच्चे आए स्वेच्छा से और उनके अभिभावकों की और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी जो है परमिशन से सभी बच्चे आए हैं और विलिंगली आए हैं और इन्होंने क्लास जो प्रशिक्षण इनका चला है उसके दौरान काफ़ी बढ़ चढ़ के प्रतिभा किया है
और ये है मतलब काफ़ी अच्छा जो रुचि ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा कार्य करें। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए बहुत ही अच्छी पहल कह सकते हैं हम, जहां पर छात्रों को ट्रैफिक की ट्रेनिंग दी जा रही है, जब अब प्रैक्टिकल की भी शुरुआत हो जाएगी। इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के अंदर भी इस चीज़ को लेकर जागरूकता होगी कि आखिर कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल में किया जाता है। इसकी सारी चीज़ों को वो अच्छे से समझेंगे गहराई से जब वो खुद खड़े होंगे। दूसरी चीज़ तो ये कि कहीं ना कहीं जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो जब ये चीज़ देखेंगे कि छोटे छोटे छात्र इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो खुद भी सारी जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते नजर आएंगे। इसमें किस क्लास के छात्रों को अलाउ किया गया है और कब से इसकी शुरुआत होगी, संजय? देखिए, धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार ही ट्रैफिक को लेकर काफी समस्याएं आती है, क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े जब मेले का आयोजन होता है तो सबसे ज्यादा जो समस्याएं आती है पर्यटक को, वो ट्रैफिक को लेकर ही आती है। इसी को दूर करने के लिए अब स्कूली बच्चे भी ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, जिसको लेकर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार स्कूली छात्रों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि 4 स्कूल को इसमें सिलेक्ट किया गया है और 4 स्कूल के करीब 33 छात्र हरिद्वार पुलिस के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो कहा जा सकता है कि अब बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और जल्द सड़कों पर उतरकर कहीं ना कहीं ट्रैफिक को प्लान करने का यहाँ पर काम करेंगे। अंशिका, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी को पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का मौका दे रही है, जिसके तहत आज राजधानी देहरादून में 20वें उत्तराखंड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का समापन हुआ। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 17 अगस्त से किया गया था और ऐसे में इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज के समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिससे कि खिलाड़ियों को अपने परिवार पर निर्भर न रहना पड़े। देखिए, आज जो है 20वां उत्तराखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन है। मैं समझती हूँ कि इस समापन के अवसर पर मुझे आने का यहाँ पर मौका मिला है और निश्चित रूप से जो हमारे सीनियर्स हैं, निश्चित रूप से जो अंडर 18 हैं, उन सब बच्चों की आज प्रतियोगिताएं लगभग फाइनल की ओर पहुँची हैं और कई लोगों को प्राइज़ भी यहाँ पर आज मिले हैं। मैं समझती हूँ कि एसोसिएशन का ये एक अच्छा और सुखद प्रयास है। इससे कई मौके भी मिलते हैं, अवसर भी मिलते हैं और निश्चित रूप से बच्चों की प्रतिभा को निखार भी मिलता है और बच्चे फिर नेशनल और इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर भी होते हैं। मैं मानती हूँ कि निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को बहुत लाभ मिला होगा और मैं मानती हूँ कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए जो ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इससे न केवल जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके हौसले को बढ़ाया जा रहा है, बल्कि उत्तराखंड का भी नाम रोशन होगा पूरे देश भर में। क्या जानकारी मिल रही है इस प्रतियोगिता को लेकर, क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये राज्य स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता है इसका समापन हो गया है, तो वहीं जिस तरह से क्योंकि जो उत्तराखंड का युवा है वो खेल में, सेना में या कई ऐसे जो वो विभाग है उसमें हिस्सा लेते हैं, कई ऐसे खेलों में हिस्सा लेते हैं और राज्य नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के खिलाड़ी नाम को रोशन करते, देश का नाम रोशन करते। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा लक्ष्य सेन ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में, पूरे विश्व भर में देश का डंका बजाया। तो वहीं जिस तरह से उत्तराखंड के पर्वत से ये खिलाड़ी आते हैं तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को की ओर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि इनका रहन सहन खान पान की ओर जैसे ही इनका ध्यान रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो राज्य के जो ये खिलाड़ी हैं ये देश ही नहीं विदेश में भी प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर लगातार जारी है।